हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो एक और एक इंटरेस्टिंग आईपीओ आ गया है जिसका नाम है एंथम बायोसाइंस लिमिटेड, जिसका हम लोग एनालिसिस आज करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, जीएमपी भी देखेंगे डेफिनेटली, साथ ही साथ हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देखेंगे। और वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ, जो भी है वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में करेंगे हम लोग एंथम बायोसाइंस लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। बाय द वे गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को वीडियो शेयर कर देना, साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि क्या आप इस आईपीओ के बारे में, आपको जो भी लगता है अप्लाई करोगे, नहीं करोगे, अच्छा है, बुरा है, या आपको कोई भी और फ्यूचर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। तो ये आईपीओ चलेगा 14 से 16 तारीख के बीच में। 17 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, रीफंड्स और डीमैट अकाउंट में शेयर्स 18 तारीख को हो जाएंगे, और 21 तारीख के दिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो ऑलरेडी प्री स्प्लिट आ रहा है, 2 रुपये की फेस वैल्यू पर है। और अगर हम लोग को अगर प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 540 से लेके 570 है, अगर अप्लाई करना है तो 570 पर ही करेंगे। और अगर हम लोग लॉट साइज़ की बात करेंगे तो 26 शेयर्स का लॉट साइज़ आ रहा है। अभी सबसे बुरी बात क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल इशू साइज लगभग 3400 करोड़ का है, 3395, 3400 करोड़ के आसपास का इशू साइज है, लेकिन पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी इसके अंदर कंपनी की जेब में पैसा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा। ये हर बार बुरा नहीं होता है, ये सिर्फ मेरा एक क्राइटेरिया होता है जब भी मैं आईपीओ को एनालाइज करता हूँ तभी। ठीक है, बट हम लोग को बाकी सारी चीज़ें भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर हम लोग शेयर होल्डर कोटा की बात करेंगे तो क्यूआईबी को मिला है 50%, रिटेल को 35% और एचएनआई को 15%। रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट पड़ेगा 14,820 रुपये का, मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में। जैसे ही आप 13 लॉट के ऊपर जाओगे वैसे ही आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी किसी के लिए भी आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्री आईपीओ यानी कि अभी तक प्रमोटर के पास 76.87% का माल पड़ा हुआ है, और पोस्ट आईपीओ 74.68 का हो जाएगा, जो कि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3400 करोड़ के लोग माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो भी ये लोग के पास अच्छा खासा स्टेक कंपनी के पास, कंपनी में पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 75% के आसपास का नंबर प्रमोटर के पास रहना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के बारे में जान लेते हैं, तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो कंपनी शुरू हुई थी 2006 में। ठीक है, अभी ये लोग कौन से बिजनेस में, ये है CRDMO बिजनेस में। ठीक है, जो कि कहता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विथ फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इनकम्पासिंग ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है, ये लोग अगर हम लोग देखेंगे तो लोग हेल्थ केयर बिजनेस में, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल बिजनेस को हेल्प करते हैं दवाई बनाने में, और वो लोग का फॉर्मुलेशन, वो सब के लिए भी ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, द कंपनी सर्व्स डाइवर्स कस्टमर्स इंक्लूडिंग इनोवेटिव इमर्जिंग बायोटेक फर्म्स एंड लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो ये वर्ड याद रखना, ग्लोबल स्केल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ये लोग सिर्फ इंडिया में हेल्प नहीं करते, ये लोग बाहर की कंपनीज को भी हेल्प करते हैं। अभी ये लोग को क्या दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर, स्पेशली यूएस से, जैसे कि आप लोगों ने अगर जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो अभी बीच में टैरिफ वाला न्यूज़ आया था, तो उसके अंदर जितना मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या वो जो भी इंडस्ट्री है, वो लोग को 200% का टैरिफ कुछ लगाएंगे। ठीक है, अगर मतलब मेरा न्यूज़ गलत है या जो भी मैंने सुना है गलत है तो आप कमेंट करके बता देना कितना परसेंट का टैरिफ का बात हुआ था, बट जितना मुझे मालूम है वैसा ही कुछ तो था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड फर्मेंटेशन बेस्ड APIs इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक्स, एंजाइम, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिव्स, वाइटामिन्स, एनालॉग्स एंड बायोसिमिलर्स, तो ये सब ये लोग बनाते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे, फॉर 6 मंथ्स इंक्लूडिंग September 30th 2024, कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API, जो कि जो फार्मा हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो लोग को पता होगा। ठीक है, ये लोग कमर्शियल मॉलिक्यूल्स सब बना के देते हैं, उसका डिस्कवरी सब भी करते हैं। कंपनी के पास 196 प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, 170 डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स, 132 अर्ली फेज में, 16 लेट फेज में है, और उसके बाद 13 कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है, और
मतलब उसके अंदर वही API एंड इंटरमीडिएट्स फॉर 10 कमर्शियलाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अर्ली फेज वो सब कैसा होता है मालूम है क्या? कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, तो पहले उसको टेस्ट करते हैं। कोई भी नई दवाई आती है, जैसे मान लो कैंसर की दवाई निकल गई, तो डायरेक्टली वो लोग रोल आउट नहीं कर देंगे कि लोगों को खरीदने के लिए या हॉस्पिटल्स वालों को यूज़ करने के लिए। पहले वो लोग 10 पेशेंट पे टेस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे वो लोग 50 पेशेंट्स पे टेस्ट करेंगे। तो ऐसे 2-3 टेस्ट्स होते हैं। वो सारे टेस्ट अगर सक्सेसफुल होते हैं तब जाके फिर वो कमर्शियली अवेलेबल होता है, यानी कि यूज़ करने के लिए अवेलेबल होता है। अगर वो टेस्ट फेल हो गए तो फिर वो यूज़ नहीं होता है। तो वैसे सब अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये लोग अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। अर्ली फेज यानी कि शायद टेस्टिंग वेस्टिंग वो सब चल रहा है, और जो कमर्शियलाइज प्रोजेक्ट्स है यानी कि वो अभी तक ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर आ चुका है वैसा। ठीक है, एज ऑफ September 30th and March 31st 2024 the company had over 425 and 550 customers in our CDMO and specialty ingredients business spanning more than 44 countries including US, यूरोप एंड जापान। ठीक है, तो ये लोग 44 कंट्रीज के साथ टाइप है। ये लोग का अगर हम लोग मोटा मोटी देखेंगे तो 550 कस्टमर है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ये वाला डेटा देखेंगे रिसेंट वाला, तो ये 550 ये लोग के पास कस्टमर है ऑलरेडी। और ये लोग का 3 मेजर कंट्री के नाम जो अगर देखेंगे तो US, यूरोप और जापान है, जिसमें से US बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। बट साथ ही साथ जैसा कि हम लोग ने डिस्कस करा कि यहाँ पर लोग को 200% का टैरिफ का इशू है, तो शायद ये लोग का जो बिजनेस है ये लोग के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट डेफिनेटली गिर सकता है। ठीक है, बाकी जापान और यूरोप में मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, कंपनी सर्व्ड ओवर 150 कस्टमर्स। ठीक है, कंपनी सर्व्ड ओवर 150 कस्टमर्स फ्रॉम स्मॉल बायोटेक टू लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और September 30th 2024 तक एक पेटेंट भी है इंडिया में। ठीक है, 7 ओवरसीज पेटेंट है, और उसके बाद 24 पेंडिंग ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन है लोग के, इंक्लूडिंग प्रोसेस पेटेंट फॉर ग्लाइसोलिपिड सिंथेसिस एंड GLP-1 एनालॉग्स। ठीक है, अभी ये टेक्निकल टर्म है या साइंटिफिक टर्म है, मुझे इसका मतलब नहीं मालूम है, बट मोटा मोटी यही है कि कंपनी डेफिनेटली काम कर रही है। ये लोग के पास 24 पेटेंट पेंडिंग है, 7 ओवरसीज में ऑलरेडी मिल गए हैं ये लोग को पेटेंट, एक इंडिया में मिल गया है। तो जो भी कभी भी हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेशली, या ऐसे सब जो भी केमिकल हो सबसे काम करते हैं, तो ऐसे सब कंपनी में पेटेंट्स का बहुत बड़ा मतलब वैल्यू होता है। क्योंकि अगर आपने कोई भी मान लो XYZ दवाई का ये करा फार्मूला बना दिया, और अगर आपने उसका पेटेंट फाइल कर दिया, और अगर आपने वो आपको पेटेंट मिल गया, यानी कि वो एक ड्यूरेशन तक, मान लो 3 साल का पेटेंट मिला है, तो 3 साल तक कोई दूसरी कंपनी उसको बना ही नहीं सकती उस दवाई को। तो आपके पास वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो इसके लिए हमेशा आप देखोगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओपन करो, उसका आप फंडामेंटल्स पढ़ो, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लोग ने ये साल कितने पैसे डाले। तो वो लोग का वही रहता है कि रिसर्च करो और उसके बाद पेटेंट फाइल करो, ताकि हम लोग को इसमें एडवांटेज मिले। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग ने यहाँ पर भी बताया कि 600 एम्प्लॉयज़ है ये लोग के पास, मेडिकल केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर कंपनी फिलहाल अच्छी लग रही है। इंडस्ट्री भी अच्छी है। ठीक है, इंडस्ट्री भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बुरी इंडस्ट्री है। अगर आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले, 6-8 महीने पहले, साई लाइफ साइंसेज का एक IPO आया था। 3-4-5 महीने हो गए रहेंगे शायद, उसको मुझे याद नहीं है, बट उसका भी मैंने एनालिसिस करा था। तो वो भी कहीं ना कहीं इसका मतलब इसी कंपनी का, एंथम बायोसाइंस का पीयर होगा, यानी कि कॉम्पिटिटर होगा। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दिया है, वो आप पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, या तो चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, तो अच्छी बात यह है कि तीनों साल का फुल ईयर का डेटा मिल गया है, 23, 24 और 25 का। अभी अगर हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल्स देखेंगे, तो फंडामेंटल्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, बट उसके पहले आप यहाँ पर देखो, रेवेन्यू इंक्रीज बाय 30%। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल रेवेन्यू लगा 30% बढ़ गया, और प्रॉफिट लगा 23% बढ़ गया है। अभी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी थी मालूम है, कि ये B2B बिजनेस है। ठीक है, B2B बिजनेस में भी ये लोग के प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ B2B बिजनेस में 4 से 6%, 7% का प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा ठीक ठाक हो जाता है। 8-10%, 12% तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल हो गया। बट ये लोग के प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि सबसे पॉजिटिव बात है। अभी अगर एसेट्स की बात करेंगे, तो 2000 करोड़ के एसेट्स से 2400 करोड़ के एसेट्स हो गए, और उसके बाद 2800 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो पहले साल से दूसरे साल में 20% का जंप, और वहाँ से यहाँ में पहले साल से तीसरे साल के इसमें अगर देखेंगे तो 40% का जंप है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ में भी मोटा मोटी 17-18% का जंप तो आ रहा है। तो मोटा मोटी लोग एसेट्स से एटलीस्ट 18 से 20% ईयर ऑन ईयर ऐड कर रहे हैं। रेवेन्यू देखेंगे तो 1150 करोड़ का रेवेन्यू, लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पर 1900 करोड़ का रेवेन्यू। तो यहाँ पर 1150 करोड़ में ये लोग ने
ऑलमोस्ट 400 करोड़ का रेवेन्यू निकाल लिया था, 400 करोड़ का प्रॉफिट निकाल लिया था, सॉरी। तो मोटा मोटी 27-28% का प्रॉफिट मार्जिन था, 30% के आसपास होगा। और फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट 1500% पे 367 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन। अगर यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो उतना ही है, मतलब अगर मोटा मोटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 26-27% का बन रहा है। बट यहाँ पर 2000 करोड़ में भी 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि ये भी 22-23% का प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। डेफिनेटली यहाँ से यहाँ में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, जहाँ पर 2023 में लोगों को 27-28% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था, वहाँ पर 2025 आते आते 22-23-24% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। डेफिनेटली वो मार्जिन में कम कम हुआ है, मतलब एक डिक्रीज हुआ है, और शायद आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा और कम हो, शायद 20% या 18% पे आ जाएगा, क्योंकि यूएस का, जैसा कि मैंने कहा कि वो टैरिफ का इशू आएगा। बट 18% भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्जिन होता है B2B बिजनेसेस के लिए, ठीक है। बहुत ही रेयर B2B बिजनेसेस होते हैं जिन लोग के 18-20% ऐसे मार्जिन होते हैं, स्पेशली ग्रोइंग इंडस्ट्री में, क्योंकि फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमेशा ग्रो करती ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि लोग बीमार होते हैं, नया कुछ ना कुछ बीमारी आ जाता है, तो इसके ऊपर रिसर्च चलती ही रहती है, ठीक है। और ये मतलब सिर्फ फार्मा में नहीं, बायो साइंस में तो ये लोग का तो मतलब और भी ज़्यादा मतलब ग्रोइंग सेक्टर में है ये लोग, अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम लोग EBITDA और अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो EBITDA 450 करोड़ का था, 520 करोड़, और यहाँ पर लगभग 700 करोड़। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं तो 1600 करोड़ के रिजर्व्स, 1800 और 2300 करोड़ के रिजर्व्स। तो रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा बोरोइंग्स है। आप देखोगे 125 करोड़ की बोरिंग, 230, अभी उससे भी कम हो गए, आधी हो गई पिछले साल से, 108 करोड़ की बोरोइंग्स। तो इतनी सी बोरोइंग्स है, रिजर्व्स आपके पास इतने ज़्यादा अच्छे हैं, एसेट्स आपके पास इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स है ये, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इसको, जैसा कि मैंने कहा था कि OFS है 100%, बट ऐसे में अगर मैं OFS को हटा भी दूँ साइड में, तो भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर लग रही है, तो मैं OFS वाला क्राइटेरिया को इग्नोर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग मार्केट कैप देखेंगे तो 30,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है, डेफिनेटली लार्ज कैप कंपनी हो जाएगी। अभी अगर मैं इसके ऊपर ROE ROC की बात करूँ तो आप देख सकते हो, ROE लगभग 21% है, ROCE लगभग 27% है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ROE और ROCE के बारे में नहीं पता है तो मेरा एक यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था 6-8 महीने पहले, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया कि ROE और ROCE क्यों इंपॉर्टेंट होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 0.05 का, मतलब इसको हम लोग एज गुड एज हम लोग इसको डेट फ्री कंपनी ही कहेंगे, जिस हिसाब से इसके एसेट्स और इसके क्या बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो एज गुड एज ए डेट फ्री कंपनी ही कंसिडर हो गई। अभी बस एक और एक ये दिक्कत है कि अगर आप देखोगे 109-110 करोड़ के आसपास का बोरिंग है, आप 3400 करोड़ उठा रहे हो, उससे अच्छा 3500 करोड़ उठा के ये जो 100 करोड़ की बोरिंग्स है उसको भी निकाल देते हैं। बट मे भी शायद कंपनी का रहेगा कि रहने देते इतना बोरिंग्स, ठीक है, बट उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं। बट मेरा ऐसा था कि इतनी सी बोरिंग्स है इसको, तो इसको निपटा दो, मतलब क्यों रखना वैसा, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स देखेंगे, पैट मार्जिन जैसा कि हम लोग ने कैलकुलेट करा था 22-23% रहेगा, 23.38% है मार्च 2025 तक का डेटा के हिसाब से। EBITDA लगभग 37% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई लग रहा है 13% का, बट अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी EPS की बात करेंगे, प्री IPO 8 रुपये का EPS है, पोस्ट IPO भी 8 रुपये का होगा, क्योंकि नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, ये लोग पुराना अपना माल बेच के जा रहे हैं, तो फिर वो नंबर चेंज नहीं होगा। PE रेशियो 70 का था पहले, पोस्ट IPO भी 70 का ही होगा, तो PE रेशियो थोड़ा सा हाई लग रहा है, बट अगेन इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि क्या ये इंडस्ट्री के मुकाबले मतलब ठीक ठाक है या नहीं है, ठीक है। बट जितना मुझे लगता है ये शायद से ये भी ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि मोटा मोटी फार्मा वो सब में ये रिसर्च वो सब में इतना ही आ ही जाता है PE रेशियो, ठीक है। और हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे कंपनी के पास जा ही नहीं रहे, तो कंपनी पैसे यूटिलाइज ही नहीं करेगी, प्रमोटर्स अपना माल बेच के जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर पीयर एनालिसिस करेंगे तो आप देखोगे पीयर एनालिसिस में ये लोग के पास, मतलब ये खुद एक कंपनी, फिर उसके बाद सिंजिन इंटरनेशनल, साई लाइफ, कोहेंस और डिविस लैब, ठीक है। यहाँ पर 8 का इनका EPS है, बाकी सबका अगर देखोगे तो मोटा मोटी उसी रेंज में है, सिर्फ डिविस लैब का 82 का है, बाकी अगर मोटा मोटी देखोगे तो वही 8 से 10-12 का ही EPS है, तो वो मतलब ठीक ठाक है। डिविस लैब एक एक्सेप्शनल है, ठीक है।
पीई रेशियो हम लोग ने कैलकुलेट करा था, यहाँ पर 70 का है, बाकी सबका भी देखोगे तो 70 से तो ज़्यादा ही है, सिर्फ सिंजिन इंटरनेशनल का वो पीई रेशियो एंथम से कम है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो फेयर वैल्यूएशन पे ही आ रहा है। पीबी रेशियो की बात करेंगे तो 13 का पीबी रेशियो है एंथम का, और बाकी लोगों का भी देखेंगे तो 14, 10, 6, 7, तो ये भी इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो फेयरली वैल्यू में ही आ रहा है, मतलब आईपीओ, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, एक फेयर वैल्यू के आसपास में ही आ रहा है, तो ठीक ठाक है। फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे है, तो डेफिनेटली अभी तक तो मैं अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे जिसको भी ये रहता है कि हम लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर देंगे, अगर जीएमपी देखना है तो हम लोग जीएमपी भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे आज के हिसाब से, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को और मंडे को ये आईपीओ आएगा, तो सैटरडे तक के डेटा के हिसाब से यहाँ पर 17% का जीएमपी दिख रहा है, यानी कि अगर अमाउंट में बात करूँ तो 97 रुपीज़ का लिस्टिंग गेन हो सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है, ये होगा ही होगा, शायद जब तक आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जब तक ये स्टॉक लिस्ट हो जाए तब तक शायद वो 97 का 9 रुपये भी हो सकता है, 97 का 900 रुपये भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लिस्टिंग गेन्स को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ वो एक ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अभी मुझे क्या लगता है कि क्या ये आईपीओ में मैं अप्लाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ मैं आईपीओ में अप्लाई। कंपनी अच्छी लग रही है, सिर्फ बुरी बात वही है कि ओएफएस था पूरा का पूरा, बट उसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट इतना नहीं लगा इसके अंदर। और अगर मुझे आईपीओ में इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मैं इसको सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि जब लिस्ट हो जाएगा तभी भी मैं इसको लेने का सोच सकता हूँ। और जैसे जैसे और भी नए क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स आते रहेंगे तो धीरे धीरे मैं अपना इसके अंदर स्टेक बढ़ा या घटा भी सकता हूँ, डिपेंडिंग की टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं कंपनी के। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों के वीडियो शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।